हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट क्या होता है और थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाती है कैसे बनाई जाती है। तो इन सभी प्रोसेस को वन बाय वन करके हम लोग आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई भी एग्जाम्स जो होते हैं उसमें थर्मल पावर प्लांट के बारे में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे सेमेस्टर एग्जाम्स में तो ये एक क्वेश्चन के रूप में आता है। थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाइए और इसे समझाइए कि थर्मल पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिक उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक लेआउट बनाया हुआ है थर्मल पावर प्लांट का। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसे हम पहले बता देते हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा मेन कंपोनेंट होता है बॉयलर। यहाँ पर है कोल स्टोरेज। कोल हैंडलिंग के थ्रू कोयले को बॉयलर के अंदर लाया जाता है। 2 हो गया। फिर से है टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टावर, नीचे जो है वाटर रिजर्वायर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर। ये जो है हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के कुछ इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए कैसे इसमें कोल स्टोरेज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो थर्मल पावर प्लांट होता है अपने 1 साल का कोल स्टोरेज हमेशा रखता है। कोई भी ऐसी आपदा आ जाए जिसके थ्रू कोल को आसानी से नहीं लाया जा सकता है, इसलिए कोल को हमेशा स्टोर करके कोई भी थर्मल पावर प्लांट रखता है। वह कितना हो सकता है? तो 15 मिलियन टन तक का कोयले का स्टोरेज करता है कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो होता है। अब आती है बात, सबसे पहले हम लोग इस वाले सर्किट से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोयले रेल के थ्रू या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ तक कोयला लाया जाता है जो कोल स्टोरेज में जमा कर दिया जाता है। ये कोल स्टोरेज भी 2 प्रकार के होते हैं थर्मल पावर प्लांट के पास। एक होता है डेड स्टोरेज, एक होता है लाइव कोल स्टोरेज। तो जो डेड कोल स्टोरेज होता है यह 1 साल तक का कोल को स्टोर करता है और जो लाइव स्टोरेज होता है वह 10 से 15 दिन का लाइव स्टोरेज रख के हमेशा थर्मल पावर प्लांट बिजली का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ से कोयला जो होता है कोल स्टोर से वह जाता है क्रशिंग में। यहाँ कोयले को छोटे छोटे चूड़ के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद से छोटा छोटा चूड़ कन्वर्ट होने के बाद इस कोयले को अब पल्वराइजिंग किया जाता है, यानी पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बॉयलर में भेजने से पहले। फिर अगला जो प्रोसेस होता है, इस पाउडर वाले फॉर्म को कोल होपर के रास्ते से बॉयलर के अंदर इसे पाउडर के फॉर्म में भेजा जाता है, क्योंकि यदि पाउडर के फॉर्म में नहीं रहेगा तो यह कोयला जो होता है बॉयलर में जा करके बहुत सारे नुकसान, अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा। अब इस कोयले को जलाने के लिए नीचे से आग, मतलब जो आग होती है उसे दिया जाता है। आग कैसे जलेगा? तो ये जो होता है प्री हीटेड एयर के थ्रू एक फैन जो होता है, इस फैन के रास्ते प्री हीटेड एयर को दिया जाता है जिससे आग को जलाने में, वह कंबस्चन कराने में आसानी से, मतलब कंबस्चन हो सके उस कोयले को। इसलिए यहाँ पर प्री हीटेड एयर यानी पहले से गर्म हवा को इस बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। फिर क्या होता है, अब यह आग जलेगा तो ये जो हरी लाइनें दिख रही हैं यह वाटर ट्यूब्स हैं, इसमें वाटर फ्लो कर रही हैं। जब यह आग के कांटेक्ट में आएगा तो यह इसमें जो वाटर फ्लो कर रही है वह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। इसके पहले आप लोगों को बता दूं, जो इसमें कोयला जलेगा यह 2 रूप में, जो हमारी ऐश होगा, राख होगा, वह नीचे चला जाएगा। जो हॉट फ्लू गैसेस होंगी वह ऊपर चिमनी के रास्ते एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले यहाँ पर एक प्रेसिपिटेटर लगा रहता है। यह क्या करता है, इसमें जो भी ऐसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं इस हॉट फ्लू गैसेस में, इसको अलग करता है। उसके बाद रिफाइनरी स्मोक जो होती है उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, नहीं तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। अब आता है ये जो नीचे बची हुई राख जो होती हैं यह एक ऐश स्टोरेज में ऐश हैंडलिंग के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है और इस इकट्ठा हुए ऐश को
राख को सीमेंट कंपनियां ले जाती हैं, इससे सीमेंट को बनाती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो कोल हैंडलिंग था, कोल हैंडलिंग से बॉयलर में जलने तक। अब हम लोग आते हैं इस साइड में। अब क्या होगा, इस साइड में हमारा होता है कूलिंग टावर। एक कूलिंग टावर का काम जो होता है, जो टरबाइन से हॉट स्टीम गैसेस आ रही थी, जो यूज होने के बाद जो वेस्ट गैसेस थी, उसको हम स्टीम को अब पुनः वाटर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब यह हॉट स्टीम गैसेस जो वेस्ट हो चुकी हैं, इसको हमें पुनः वाटर के रूप में रिसाइकिल करना है, तभी किसी भी थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर लगा होता है नीचे के साइड में वाटर रिजर्वायर। वाटर के रिजर्वायर जो होते हैं, इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि जो भी एक प्लांट जनरेट किया जा रहा है, पानी को ही स्टीम में कन्वर्ट करके पावर प्लांट को जनरेट किया जा रहा है। ये होता है वाटर रिजर्वायर। यहाँ से पानी को फीड वाटर पंप के थ्रू, फीड वाटर पंप लगा करके इस पानी को बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर में भेजने से पहले बॉयलर की ही हीट से यहाँ पर एक इकोनोमाइजर लगाया जाता है। इस बॉयलर के हीट से इकोनोमाइजर जो होता है, इस पानी को भेजने से पहले हीट कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पानी जैसे मान लीजिए यदि 100 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस में यदि पानी हम इस बॉयलर के अंदर भेजेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफिशियंटी होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले से हीट रहेगा यह पानी, तो यहाँ पर स्टीम जो होगा अच्छे से कन्वर्ट होगा। अब यह स्टीम कन्वर्ट हो गया, इस बॉयलर से निकलते समय यहाँ पर एक सुपर हीटर लगाया जाता है, जो इस स्टीम को टेम्परेचर को 570 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ा देता है। यानी सुपर हीटर का काम, जो बॉयलर से स्टीम हमें मिला है, इस स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है सुपर हीटर, जो 570 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन कर देता है स्टीम के। अब ये जो सुपर हीटेड स्टीम जो होता है, यह टरबाइन में भेजा जाता है। यह टरबाइन में जब जाता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करता है। जब इस सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर एक हमें रोटेटिंग जो शाफ्ट होता है, इस पे टरबाइन के अंदर शाफ्ट जो होता है, इस पे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। इस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर से टरबाइन के शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर में भेजा जाता है, जहाँ पर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। यानी सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में गया, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट किया, ब्लेड्स पर गया तो इसके शाफ्ट रोटेट होंगे और मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। इस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर में भेजा जाएगा, इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज में यहाँ से जो इलेक्ट्रिक होता है वह सब स्टेशंस पे प्रोड्यूस किया था, सब स्टेशंस पे ट्रांसफर किया जाता है। अब टरबाइन से जो हमें स्टीम जो यूज करना था यूज हो गया, जो बच गया वेस्ट स्टीम, इसको हम भेजते हैं कंडेंसर में। इस कंडेंसर में आता है यह स्टीम फॉर्म में होता है। इसको वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कूलिंग टावर से ठंडा पानी जो होता है इस ट्यूब्स के रास्ते फ्लो कराते हैं इस कंडेंसर में। जब ये स्टीम जो थी वेस्ट स्टीम इस वाटर ट्यूब के कांटेक्ट में आती है तो यह स्टीम जो होती है पुनः वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। नीचे आते आते यह वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पुनः, और ये कूलिंग टावर से जो पानी जा रहा था, वाटर जा रहा था, वह पुनः हॉट होकर के कूलिंग टावर में चला जाता है। यानी जो स्टीम की हीट एनर्जी थी उसको कंजप्शन करके यह पानी में कन्वर्ट कर दिया, और ये पुनः जो वाटर होता है इसे हम फीड वाटर पंप और कुछ वाटर रिजर्वायर से पानी को लेकर के बॉयलर में भेज देते हैं। इस तरह से हमारा जो वेस्ट स्टीम थी वह पानी में कन्वर्ट हो गई, जिससे हमें वाटर रिजर्वायर से कुछ कम पानी की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से इस पूरे साइकिल का जो होता है प्रोसेस बार बार होता रहता है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपका समस्या जो होगा वह दूर होने वाला है। जब तक आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तब तक आपकी समस्या को कोई भी टीचर नहीं जान सकता है।
यदि आपकी समस्या को सॉल्व करना है तो उसे आप लोगों को बोलना पड़ेगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट अच्छे से समझ में आया है। किसी भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आप लोग कमेंट करिए, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से।